एक बार फिर से हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज सरफेस केमिस्ट्री का लास्ट क्लास है, क्लास नंबर 8। थोड़ा सा ज़्यादा क्लास हो गया था, लेकिन क्लास का ड्यूरेशन कम है तो ज़्यादा दिक्कत होगा नहीं। वैसे आज के वीडियो में हम शुरू करेंगे किस हेडिंग से। आज का हमारा पहला हेडिंग होगा जीटा विभव। जीटा विभव को इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल भी कहते हैं। तो बनाइएगा हेडिंग जीटा विभव। जीटा पोटेंशियल और इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल ये हमारा आज का पहला हेडिंग होने वाला है। तो देखिए, बात यह है कि जब किसी ठोस सरफेस के ऊपर द्रव के मॉलिक्यूल्स रहते हैं, यानी कि द्रव के अणु होते हैं, तो इसमें दोनों का जो कॉन्टैक्ट सरफेस है, दोनों का जो संपर्क स्थल है, वो किस तरह का है। जो नीचे का सरफेस है, अगर इस सरफेस को ए मान ले, और जो द्रव का सरफेस है इसको अगर बी मान ले, तो ए सरफेस किसका है? दिस इज द सरफेस ऑफ सॉलिड एंड दिस इज द सरफेस ऑफ लिक्विड। जो सरफेस सॉलिड का है वो अपने जगह पे फिक्स रहेगा, जबकि जो सरफेस लिक्विड का है वो स्टेबल नहीं रहेगा, यानी फिक्स नहीं रहेगा, गतिशील होगा। ठीक है, चलता हुआ रहेगा। दूसरी बात यह है कि ये जो सरफेस चलने वाला है, यानी कि सरफेस ऑफ लिक्विड, इसके ऊपर का चार्ज और जो सॉलिड सरफेस है उसके ऊपर का चार्ज डिफरेंट रहता है। कहने का मतलब, यदि लिक्विड वाले सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज है तो सॉलिड सरफेस के ऊपर कैसा चार्ज होगा? निगेटिव चार्ज होगा। और चूँकि दोनों के ऊपर डिफरेंट चार्ज है तो जाहिर सी बात है कि इनके बीच का कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा। इनके अंदर कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा। पोटेंशियल डिफरेंस कहने का मतलब कि इसके बीच कुछ विभवांतर होगा। तो इन सतहों के बीच, अच्छा, इन सतहों को कहा गया जाता है, इन सतह को एक स्पेशल नाम दिया जाता है और वो नाम है द्विक सतह। इनको कहा जाता है द्विक सतह। द्विक सतह का मतलब हो गया जिस जगह पर ठोस और द्रव दोनों के अणु आपस में मिलते हैं, टच होते हैं। ठीक है, यानी कि डबल लेयर कहते हैं। तो डबल लेयर में फर्स्ट लेयर पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो सेकंड लेयर पर नेगेटिव चार्ज होगा, और दोनों पे डिफरेंट चार्ज होने के कारण कुछ पोटेंशियल डिफरेंस वहाँ पे आएगा, यानी विभवांतर आएगा। इसी विभवांतर को कहा जाता है जीटा विभव, यानी कि जीटा पोटेंशियल, या इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल, ठीक है, यानी इसी को हिंदी में कहा जाता है जीटा विभव। तो जो डेफिनेशन हम लोग लिखने वाले हैं उसका शुरुआत कैसे करेंगे? लिखेंगे कि द्विक सतह पर स्थिर भाग एवं गतिशील भागों पर, स्थिर भाग एवं गतिशील भाग पर विपरीत आवेशों की उपस्थिति के कारण, विपरीत आवेशों की उपस्थिति के कारण जो विभवांतर उत्पन्न होता है, जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे जीटा विभव कहते हैं। जीटा विभव कहते हैं, इस बात को लिखना है। इन इंग्लिश क्या लिखेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन two surface of a double surface
due to presence of different charges is called जीटा पोटेंशियल और इलेक्ट्रोकैनेटिक पोटेंशियल। तो ये इसका डेफिनेशन हो जाएगा, जीटा भी होगा। तो नेक्स्ट रीडिंग है स्कंदन या कि कोगुलेशन। तो विलयन दो तरह का बताए हैं आप लोगों को पहले हम, एक होता है लायोफोबिक और एक होता है लायोफिलिक। लायोफोबिक एंड लायोफिलिक सॉल्यूशन। तो जो लायोफोबिक विलयन होता है इसको हिंदी हम लोग कहते हैं द्रव विरोधी। द्रव विरोधी। तो जो विलयन होते हैं द्रव विरोधी उसको अस्थाई बनाने के लिए यानी फॉर इट्स स्टेबिलिटी इसमें हम लोग ऐड करते हैं, मिला देते हैं कुछ इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस। इसमें हम लोग जोड़ देंगे कुछ इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस। ठीक है, यानी कि वैद्युत अपघट्य कुछ पदार्थ इसके अंदर हम लोग मिला देंगे। वैद्युत अपघट्य पदार्थ इसमें मिला देंगे। क्यों मिला देंगे? जिससे ये लायोफोबिक जो है वो थोड़ा सा अस्थाई हो जाए, स्टेबल हो जाए। ठीक है, लेकिन यदि इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस का अमाउंट थोड़ा ज़्यादा हो जाए, अगर अधिक मात्रा में, तो यदि इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस का अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा तो इससे क्या होगा कि जो लायोफोबिक सॉल्यूशन थे वो एक साथ जुटकर एक साथ इकट्ठा हो जाएगा और इकट्ठा होकर एक बड़े आकार का कण बना लेगा। एक बड़े आकार का कण इस तरह से बना लेगा। ठीक है, तो ये जो बड़े आकार का कण बनाएगा इसके बनने की क्रिया को हम लोग कहते हैं स्कंदन यानी कि कोगुलेशन। तो डेफिनेशन में हम लोग क्या लिखेंगे स्कंदन के बारे में? डेफिनेशन में लिखेंगे कि लायोफोबिक विलयन के अस्थायित्व के लिए उसमें वैद्युत अपघट्य की मात्रा मिला दी जाती है। मात्रा मिला दी जाती है, लेकिन वैद्युत अपघट्य की मात्रा अधिक हो जाने के कारण या वैद्युत अपघट्य की मात्रा अधिक हो जाने पर कोलाइडी कण एक साथ जुटकर बड़े आकार का कण बना लेते हैं। बड़े आकार का कण बना लेते हैं। इस घटना को या इस क्रिया को स्कंदन कहते हैं। इस क्रिया को स्कंदन कहते हैं। स्कंदन कहते हैं। In English, some electrolytic substance are mixed up with liophobic solution for its stability, but in case of excess of electrolytic substance, particles of colloids add together. This process is called coagulation.
ये डेफिनेशन हो जाएगा स्कंदन का यानी कि कोगुलेशन का। जो हमारा नेक्स्ट रीडिंग होने वाला है वो है गोल्ड नंबर। देखिए, अगर हमारे पास 10 ml गोल्ड का एक कोलाइडी विलयन है, और इस विलयन को अस्थायी करने के लिए, स्टेबल करने के लिए हम इसके अंदर मिला दे रहे हैं एक इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस ऐड करते हैं, और इसके रूप में हम ले रहे हैं सोडियम क्लोराइड, जो कि इस लाइफोइक विलयन का यानी कि 10 ml ऑफ AU का 10% है। 10% कहने का मतलब 1 ml। तो 10% NaCl यानी 1 ml NaCl जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस होने के कारण इस कोलाइडी विलयन का क्या करना शुरू कर देगा, स्कंदन करना शुरू कर देगा। ठीक है, यानी कि कोगुलेट करना शुरू कर देगा। अब इसके कोगुलेशन को रोकने के लिए, अगर रोकना है तो रोकने के लिए इसमें हम मिलाएंगे कुछ एक्स्ट्रा लायोफिलिक विलयन, या जो भी सब्सटेंस मिलाएंगे उसको कहा जाएगा रक्षक, प्रोटेक्टर। तो जितना रक्षक यानी कि जितना प्रोटेक्टर मिलाएंगे इसके अंदर इसके कोगुलेशन को रोकने के लिए, उसी के नंबर को कहा जाता है गोल्ड नंबर। ठीक है, यानी कि किसी रक्षक प्रोटेक्टर की वह मात्रा किस में, ml में, किसी रक्षक की ml में वह मात्रा जो 10 ml AU के कोलाइडी विलयन का स्कंदन 10% या 1 ml NaCl द्वारा होने से रोके या बचाए, उसकी संख्या को गोल्ड संख्या कहते हैं। ठीक है, तो इस बात को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। किसी रक्षक की ml में वह मात्रा जो गोल्ड के कोलाइडी विलयन के 10 ml का स्कंदन 10%, इसका मतलब 1 ml NaCl द्वारा होने से रोके, उसे हम गोल्ड संख्या कहते हैं। अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड इन ml which protect the coagulation of 10 ml of colloids of gold by 10% or 1 ml of NaCl is called गोल्ड नंबर। तो ये डेफिनेशन हो जाएगा गोल्ड नंबर का। सिलेबस का जो नेक्स्ट रीडिंग होना है वो है पायस यानी कि इमल्सन। देखिए, किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर यदि कोई एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, यानी कि यदि कोई एक कोलाइडी विलयन है, तो इस कोलाइडी विलयन के अंदर दो चीज़ होते हैं, क्योंकि ये हेट्रोजेनियस होता है, कल की क्लास में बताए थे। तो इसके अंदर दो चीज़ होता है, एक होता है डिस्पर्सन मीडियम एंड दूसरा होता है डिस्पर्स्ड फेज। यानी कि एक होता है परिक्षेपण माध्यम, जबकि दूसरा होता है परिक्षिप्त प्रावस्था। डिस्पर्सन मीडियम का मतलब ये हो गया कि जिसके अंदर या वैसा स्टेट जिसकी अधिकता हो, जिसका एक्सेस हो, ज़्यादा हो, वो डिस्पर्सन मीडियम है, और जो कम मात्रा में रहता है वो डिस्पर्स्ड फेज है। ठीक है, तो यदि हमारे पास कोई एक ऐसा कोलाइडल सॉल्यूशन है, हमारे पास कोई एक ऐसा कोलाइडी विलयन है जिसमें डिस्पर्सन मीडियम यानी कि परिक्षेपण माध्यम और डिस्पर्स्ड फेज यानी कि परिक्षिप्त प्रावस्था दोनों का दोनों द्रव हो, दोनों लिक्विड फॉर्म में हो, तो ऐसे कोलाइडल सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं पायस यानी कि इमल्सन। तो पायस या इमल्सन का जो डेफिनेशन होगा वो यही होगा कि वह कोलाइडी विलयन जिसका डिस्पर्सन मीडियम यानी कि परिक्षेपण माध्यम और डिस्पर्स्ड फेज यानी कि परिक्षिप्त प्रावस्था दोनों ही द्रव हों,
लिक्विड स्टेट में हो उसे हम इमल्सन या पायस कहते हैं। अब चूँकि दोनों ही द्रव हैं तो अगर इसके टाइप्स की बात करें तो पायस जो है वो होता है दो प्रकार का। पहला जो होता है वो होता है तेल का जल में पायस, तेल का जल में पायस। और वहीं पे दूसरा हो जाएगा जल का तेल में पायस, जल का तेल में पायस। इसका जो डेफिनेशन होगा वो ये होगा कि वैसा पायस, अच्छा में किस में लगा हुआ है, जल में, तो में लगने का मतलब है कि वो परिक्षेपण माध्यम है। तो परिक्षेपण माध्यम यानी कि डिस्पर्सन मीडियम के रूप में कौन सा हो गया इसके अंदर, इसमें जल हो गया, ठीक है, यानी वाटर हो गया। दूसरा परिक्षिप्त प्रावस्था के रूप में कौन है, यानी कि डिस्पर्स्ड फेज के रूप में कौन है, तो यहाँ पे तेल है, ठीक है। तेल का जल में पायस यानी कि ऑयल इन वाटर इमल्सन, एंड सेकंड है वाटर इन ऑयल इमल्सन। तो पहला वाला जो इमल्सन था वो क्या था, तेल का जल में पायस, ऑयल इन वाटर। तो इसमें परिक्षेपण माध्यम यानी कि डिस्पर्सन मीडियम के रूप में जल रहेगा और प्रावस्था यानी फेज के रूप में रहेगा तेल। तो हम लोग इसका डेफिनेशन क्या बोलेंगे कि वैसा पायस जिसमें परिक्षेपण माध्यम के रूप में जल और प्रावस्था के रूप में तेल हो उससे हम तेल का जल में पायस कहते हैं। जैसे कि इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है मक्खन यानी कि बटर। दूसरा है जल का तेल में पायस, तो इसमें भी क्लियर है कि परिक्षेपण माध्यम के रूप में यानी कि डिस्पर्सन मीडियम के रूप में कौन रहेगा, तेल रहेगा, क्योंकि जिसमें में लगा हुआ है वो माध्यम होता है। और परिक्षिप्त प्रावस्था के रूप में यानी कि डिस्पर्स्ड फेज के रूप में रहेगा यहाँ पे जल, ठीक है, यानी कि वाटर। इसका अगर एग्जाम्पल की बात करें तो अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है अच्छा एग्जाम्पल उल्टा हो गया, जल का तेल में पायस। तो इसका एग्जाम्पल मक्खन है, क्योंकि मक्खन के अंदर ज़्यादा मात्रा तेल का रहता है, ज़्यादा घी निकलता है और पानी का मात्रा कम रहता है। तो ये मक्खन जो है, बटर जो है, ये इसका एग्जाम्पल है। जबकि इसका एग्जाम्पल के रूप में हम ले सकते हैं दूध, ले सकते हैं। दूध जो है वो तेल का जल में पायस का एक बढ़िया सा एग्जाम्पल है। तो पायस के बारे में ज़्यादा लिखेंगे नहीं, बस इतना ही बात ध्यान रखेंगे कि पायस जो है एक कोलाइडी विलयन है, पायस एक कोलाइडी विलयन है और वह कोलाइडी विलयन है जिसमें परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था दोनों जो है वो द्रव हों, ठीक है। ये पायस का बेसिक डेफिनेशन है। अब पायस के बाद यानी कि इमल्सन के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और जो हमारा अगला हेडिंग हो, थोड़ा सा इसी में एक और बात देख लेते हैं कि मान लीजिए कि हमारे पास कोई पायस है और वो जो पायस है उसका स्टेबिलिटी पायस है, यानी कि हमारे पास कोई इमल्सन है और इस इमल्सन का स्टेबिलिटी कम है, अस्थायित्व कम है, ठीक है। तो इसके स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम इसके अंदर कोई पदार्थ मिला दे रहे हैं, वैसा पदार्थ जो इसको ज़्यादा स्टेबल बना दे। कुछ ऐसा पदार्थ मिला दे रहे हैं जो इसको ज़्यादा स्टेबल बना दे, यानी कि ज़्यादा अस्थायी बना दे। तो किसी पायस को यानी इमल्सन को स्टेबल बनाने के लिए उसमें हम जो पदार्थ मिलाते हैं, जो सब्सटेंस मिक्स करते हैं, उस सब्सटेंस को कहा जाता है इमल्सीफायर। सब्सटेंस का नाम हो जाएगा इमल्सीफायर, या उसी को हम बोलते हैं इमल्सीफाइंग एजेंट। हिंदी में इसको कहा जाता है पायसी कारक। तो थोड़ा सा इसका भी ध्यान रखना है। डेफिनेशन क्या लिखेंगे, किसी पायस को अस्थायी बनाने के लिए उसमें जो पदार्थ मिलाया जाता है उसे हम पायसी कारक कहते हैं, ठीक है। फॉर स्टेबिलिटी ऑफ इमल्सन सब्सटेंस मिक्स्ड विथ इमल्सन इज कॉल्ड इमल्सीफायर और इमल्सीफाइंग एजेंट। और यहाँ पे पदार्थ क्या क्या मिला सकते हैं, तो पदार्थ का भी कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि साबुन, जैसे कि जिलेटिन,
जिलेटिन के अलावा इसमें हम गोंद मिला सकते हैं। ये सब ऐसा पदार्थ है जो पायस को यानी इमल्सन को और ज़्यादा स्टेबल बनाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बात था इमल्सिफायर के बारे में या इमल्सिफाइंग एजेंट के बारे में। अब हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे और जो हमारा अगला हेडिंग होगा वो होगा पृष्ठ सक्रिय कारक, सर्फेक्टेंट्स। तो अगला हेडिंग हम लोग बनाएंगे पृष्ठ सक्रिय कारक, इन इंग्लिश सर्फेक्टेंट्स। इसका बहुत ही बेसिक सा डेफिनेशन है कि वैसा कोई भी पदार्थ जो किसी पदार्थ का या किसी ठोस का पृष्ठ तनाव कम कर देगा उसे हम कहते हैं पृष्ठ सक्रिय कारक। ठीक है, जैसे हमारे पास कोई लिक्विड है, कोई द्रव है, अगर इस द्रव का पृष्ठ तनाव कम करने के लिए जिस पदार्थ का उपयोग करते हैं उसी को हम लोग कहते हैं पृष्ठ सक्रिय कारक। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन सीधा सीधा लिखेंगे कि वैसा पदार्थ जो किसी द्रव का पृष्ठ तनाव कम कर दे उसे पृष्ठ सक्रिय कारक कहते हैं। पृष्ठ सक्रिय कारक कहते हैं। इसके जैसे में आ जाएगा फॉर एग्जांपल साबुन, इसके अलावा सल्फोनिक अम्ल, इत्यादि। इन इंग्लिश क्या लिखेंगे? सब्सटेंस used to decrease surface tension of a liquid is called surfactants. For example, soap, सल्फोनिक एसिड, etc। पृष्ठ सक्रिय कारक के बाद जो हमारा अगला हेडिंग होगा वो होगा जेल। जेल को हिंदी में स्लेस भी कहते हैं, स्लेस या जेल दोनों नाम चलता है। इन इंग्लिश इसको जेल कहते हैं। तो ये हमारा अगला हेडिंग होने वाला है, जेल। अच्छा, जेल में क्या होता है कि जानते हैं हम लोग किसी कोलाइडल सॉल्यूशन में दो चीज़ होता है, डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स फेज। तो जेल के अंदर दो स्टेट्स छुपे होते हैं। इसके अंदर ठोस भी रहता है और इसके अंदर द्रव भी रहता है। यानी इसको जब हम जेल जो बाद में लगाते हैं उसकी बात करें हम लोग, तो जब इसको हम बाहर निकालते हैं तो किस फॉर्म में रहता है? सॉलिड फॉर्म में रहता है, और रब करने के बाद ये लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। तो पहले जिस फॉर्म में ये है वो कहलाएगा परिक्षेपण माध्यम, और बाद में जो वो हो जाएगा उसको कहेंगे परिक्षिप्त परावस्था। ठीक है, यानी कि ये इसका डिस्पर्सन मीडियम है, सॉलिड फॉर्म, और लिक्विड इसका क्या है? डिस्पर्स फेज है। तो इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि स्लेस या जेल जो है एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, यानी कोलाइडल विलयन है, जिसमें डिस्पर्सन मीडियम के रूप में सॉलिड रहता है और डिस्पर्स फेज के रूप में लिक्विड रहता है। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि वह कोलाइडल विलयन जिसका परिक्षेपण माध्यम ठोस तथा परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव हो उसे स्लेस या जेल कहते हैं। ये इस जेल का डेफिनेशन हो जाएगा। सिलेबस का जो हमारा नेक्स्ट रीडिंग होगा वो होगा मिसेल्स।
अगला हेडिंग हमारा मिसेल्स है। वे पदार्थ जिनके अणु किसी विशेष विलायक के संपर्क में आकर स्वतः एक साथ जुटकर कोलाइडी आकार के कण बना लेते हैं, उसे संयोजित कोलाइड कहते हैं। विलायक में साबुन या अपमार्जक के कोलाइडी आकार वाले कण मिसेल्स कहलाते हैं। Molecules of which substance makes a colloidal particle in contact of a solute is called associated colloid. Associated colloid. Associated colloid of soap और surfactant is called micelles. तो ये है मिसेल्स का डेफिनेशन। इसके अलावा आप लोग को थोड़ा सा एक बात और ध्यान रखना है ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक होता है ओलियट, एक ओलियट होता है जिसका केमिकल फॉर्मूला पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में बार बार। ओलियट इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है C17 and H33। इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है ऑब्जेक्टिव में बराबर पूछता रहता है इसका फॉर्मूला। बाकी इस चैप्टर का जो मेन पॉइंट था बिहार बोर्ड 2025 के लिए वो हमने करवा दिया है। अब आप लोग इसको कंप्लीट कर लें। धन्यवाद।